नमस्कार, आप सभी का स्वागत, सत्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं एन.के. दादीच उत्कर्ष के इस विशाल मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और प्रातः 8 बजे की हमारी इस क्लास में हम यकीन सीरीज के माध्यम से हमारे टॉपिक को आगे चलाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने उत्कर्ष के नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पर विभिन्न सब्जेक्ट्स की क्लासों को कंटिन्यू कर रखा है। और उसमें सुबह सुबह जो हमारी क्लास होती है बच्चों, ये इतिहास विषय को डेडिकेट है। यकीन सीरीज में आप लोगों को यकीन रखना है और यकीन सीरीज के द्वारा आप लोगों को हम जो टॉपिक नित्य प्रतिदिन पढ़ाते जा रहे हैं उन टॉपिक को आप घर बैठे छुट्टियों में तैयार करते रहिए। हमने टॉपिक ले रखा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में बच्चों हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को एक बार के लिए पढ़ा है। हमने यहाँ पर इसकी अवस्थिति, हमने यहाँ पर इसकी लोकेशन यानी अवस्थिति, हमने यहाँ पर इसका क्षेत्रफल एवं विस्तार, इसके निर्माता, इसकी जानकारी, इसके उद्भव की सटीक व्याख्या, और पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रमुख पुरा स्थलों की सूची हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में बच्चों हम कुछ अन्य हड़प्पाई स्थलों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे हड़प्पाई सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थलों की हमने कल भी चर्चा की थी और आज हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने आपको हड़प्पाई स्थल बनाए थे। उनमें मैंने आपको एक तो हड़प्पा पढ़ा चुका था, एक मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो प्रमुख हड़प्पाई स्थलों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रमुख हड़प्पाई स्थलों को देखेंगे तो उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हम देखेंगे। तो प्रमुख हड़प्पाई स्थलों में जिनकी हमको विस्तार से चर्चा करनी है, विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है, विस्तार पूर्वक जिनकी हमको चर्चा करनी है, आप लोग उनको ध्यान रखिएगा। हमने हड़प्पा पढ़ा ही है, मोहनजोदड़ो, आज अपन देखेंगे चनहुदड़ो, और आज हम लोथल को भी पढ़ेंगे, सुत्कगेंडोर, सुत्कगेंडोर। फिर अन्य प्रमुख हड़प्पाई स्थलों में जैसे कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। इसके अलावा हम रंगपुर, रंगपुर, सुरकोतड़ा और फिर एक हेडिंग लगा के अपन लिख सकते हैं अन्य प्रमुख स्थल। अन्य स्थल, अन्य स्थल। ये वो स्थल है बच्चों जो निश्चित तौर पर किसी ना किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन के आते हैं। या तो क्वेश्चन बन के आएगा कि इस पर्टिकुलर स्थल का खोजकर्ता कौन है, इस पर्टिकुलर स्थल की जानकारी किसने दी, इस पर्टिकुलर स्थल की खोज का वर्ष और उत्खनन का वर्ष क्या है, कौन सी नदी के तट पर है, कौन से शहर या कौन से नगर या कौन से राज्य या कौन से देश में स्थित है, और किन बातों के लिए स्थल जाने जाते हैं। अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी सामग्री हैं जो यहाँ पर उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। इज इट क्लियर? तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देख लिया है। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों चनहुदड़ो की, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम प्रमुख हड़प्पाई स्थल पढ़ रहे हैं तो उनमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इनकी
स्थल और इनकी नदियों के नाम। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पाकिस्तान में जो हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं उनको हम मुख्यतः 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं। एक है आपके पंजाब प्रांत, बच्चों एक है आपके सिंध प्रांत, इसी प्रकार बच्चों एक है आपके बलूचिस्तान। ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान पाकिस्तान के 3 राज्य हैं, वर्तमान पाकिस्तान के 3 राज्य हैं जहां से हमें हड़प्पाई सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्रमुख पंजाब से हमें हड़प्पा की जानकारी मिली, यानी हड़प्पा कहां पर लोकेटेड है, तो पंजाब प्रांत में है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पंजाब में रावी नदी के किनारे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा। सिंध में जैसे बहुत ही फेमस स्थल मोहनजोदड़ो, भाई मोहनजोदड़ो। इसके अतिरिक्त सिंध में दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा आता है बच्चों, तो चन्हूदड़ो। इसी प्रकार सिंध में कोट डीजी, क्या नाम बच्चों, कोट डीजी। ये प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमको मिले हैं। आप सभी का स्वागत है, जितने भी विद्यार्थी इस समय लाइव जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। क्लास को और विद्यार्थियों में भी शेयर कीजिए बच्चों, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास का एंजॉय ले सकें। वास्तव में सुखपूर्वक दिवाली मनाने का जो मजा है ना, वो तभी है जब अपन अपने अंतर मन से संतुष्ट हों। और हमारी संतुष्टि का मानक क्या होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। त्यौहार तो मनाएंगे ही, हमारे लिए हर दिन दिवाली होता है मानो तो, और असल दिवाली हम उस दिन मनाएंगे मिलजुल करके जिस दिन आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और क्लास को शेयर जरूर कीजिए। अब रही बात बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में विशेष कर ये 2 स्थान आपको याद रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया है। बलूचिस्तान बच्चों एक स्थान है आपके जिसका नाम है सुत्क गेंडोर। क्या नाम है बच्चों, सुत्क गेंडोर। और एक स्थान है सुतका कोह, सुतका कोह। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। बच्चों हड़प्पा, जैसा कि कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसी प्रकार बच्चों कोट डीजी भी सिंधु नदी के ही किनारे है, भाई ये भी सिंधु नदी के किनारे है। अब सुतका को, ये बड़ी फेमस नदी है, आप लोगों के लिए फेमस है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, क्योंकि वहां तो ये लोग नाम सुनते ही हैं। और इस नदी का नाम बच्चों शादी कौर नदी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें नहाने से शादी हो जाती है, ऐसा कतई नहीं है, नाम है केवल शादी कौर। और बच्चों सुत्क गेंडोर जो है ना, ये आपके दाश्क नदी के किनारे पर पड़ता है। देखा जाए तो दाश्क नदी सिंधु नदी की एक प्रकार की वितरिका मानी जाती है और इसी के तट पर ये सुत्क गेंडोर है। चलिए चर्चा करते हैं, हम इनको कल की क्लास में देख चुके हैं। अब आज हम चन्हूदड़ो और अन्य हड़प्पाई स्थलों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं चन्हूदड़ो। देखिए बच्चों, चन्हूदड़ो की खास बात क्या है, चन्हूदड़ो की खास बात क्या है, ध्यान देना। कल की क्लास से मैंने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे स्थल हैं जहां के पश्चिमी भूभाग पर, पश्चिमी टीले पर
आपको दुर्गबंदी के साक्ष्य नजर आते हैं। बताया था मैंने आपको, यानी हड़प्पा के वेस्टर्न पार्ट में भी दुर्गबंदी थी, मोहनजोदड़ो के वेस्टर्न पार्ट में भी दुर्गबंदी थी। लेकिन बच्चों याद रखना, चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसके ना वेस्टर्न और ना ईस्टर्न किसी भी पार्ट में दुर्गबंदी नजर नहीं आती है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां पर आपको दुर्गबंदी के साक्ष्य नजर नहीं आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अदुर्गीकृत स्थल, हड़प्पा सभ्यता का अदुर्गीकृत क्या है बच्चों, स्थल है। यानी यहां पर आपको दुर्गबंदी के साक्ष्य नजर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जैसे ये चनहुदड़ो है, ये चनहुदड़ो नाम का नगर है। ये इस नगर को अपन ने दो भागों में बांटा। ये नीचे यहां पर सिंधु नदी बह रही है, यानी चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पे ही तो है। ये सिंधु नदी का प्रवाह है, यहां बह रही है। और कहा जाता है कि जो चनहुदड़ो है, इस चनहुदड़ो की संरचना सेम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह है, अर्थात इसमें भी दो भाग हैं। नगर को अपन ने दो भागों में बांट लिया। आपको समझ में आ रहा सबको भाई, नगर को दो भागों में बांट लिया। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पश्चिमी टीला कहलाया, जैसे हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था, जैसा कि हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था, वहां पर भी दो भाग हैं, ये पश्चिमी टीला और ये जो स्थान है इसको कहते हैं बच्चों पूर्वी टीला, ईस्टर्न सिटाडेल, पूर्वी टीला। ठीक है ना। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान चनहुदड़ो के भी दो भाग हैं। नगर के अपन दो भाग कर सकते हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को पश्चिमी टीला कहते हैं और पूर्वी भाग को पूर्वी टीला कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यानी वेस्टर्न सिटाडेल एंड ईस्टर्न सिटाडेल। याद कीजिए बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण किया गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अर्थात वहां पर आपको दुर्गीबंदी के साक्ष्य मिलेंगे। उनके पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण था और इसीलिए हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी जो पश्चिमी टीला है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है बच्चों दुर्ग टीला। दुर्ग टीला कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जबकि पूर्वी टीले को क्या कहते हैं, नगर टीला, अर्थात वहां पर दुर्गबंदी नहीं है। लेकिन जब हम चनहुदड़ो के क्रम में देखते हैं तो ध्यान रखना, यहां पर दुर्गबंदी का अभाव है, दुर्गबंदी का अभाव। पूर्णतः अभाव है दुर्गबंदी का। कहां पर? चनहुदड़ो में। दुर्गबंदी का क्या है बच्चों, पूर्णतः अभाव मिलता है आपको। अर्थात ना पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण किया गया, पूर्वी का तो सवाल ही नहीं क्योंकि किया ही नहीं गया था। तो पश्चिमी टीले की कहीं पर भी आपको चनहुदड़ो में दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इज इट क्लियर? तो आप सब जने इस बात को याद रखोगे। कल को यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि साहब हड़प्पा सभ्यता का अदुर्गीकृत पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो बता दोगे कि हड़प्पा सभ्यता का अदुर्गीकृत पुरातात्विक स्थल है चनहुदड़ो। इज इट क्लियर बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सबको मेरी बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से कमेंट प्रेजेंट कीजिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए कुछ सामान्य बातें कर ली जाए चनहुदड़ो की। तो बच्चों चनहुदड़ो की हम बिल्कुल सामान्य बातें कर लेते हैं। अर्थात चनहुदड़ो जो है ये कहां पर है, इसकी लोकेशन क्या है, चनहुदड़ो की सर्वप्रथम जानकारी कब मिली, अर्थात इसकी जो है उत्खनन कब हुआ, इसकी खोज कब हुई, चनहुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है, चनहुदड़ो किस स्थान पर है और यहां से खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो आइए बच्चों देखते हैं। चनहुदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। आप सभी को पता है कि वर्तमान पाकिस्तान में ये
सिंध प्रांत में स्थित है। बच्चों अगर प्रांत पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सिंध प्रांत में। आप इसको साफ साफ सुंदर तरीके से नोट्स के रूप में लिख सकते हो कि चनहुदड़ो की सबसे पहले आप लिख सकते हो लोकेशन, लोकेशन यानी अवस्थिति। तो चनहुदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और कहते हैं कि जिस क्षेत्र में अवस्थित है इस क्षेत्र को कहा जाता है मुल्ला सिंध, यानी मुल्ला सिंध नामक क्षेत्र में ये अवस्थित है। अब ये वहां का जिला है या कोई कस्बा है इस पर कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सिंध प्रांत के मुल्ला सिंध नामक क्षेत्र में चनहुदड़ो अवस्थित है। और कहा जाता है कि चनहुदड़ो जो है भाई मोहनजोदड़ो भी तो सिंध प्रांत में ही है, भाई मोहनजोदड़ो भी तो सिंध प्रांत में ही है और मोहनजोदड़ो एक बहुत ही विश्वसनीय संरचना है। अब मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो की दूरी कितनी है? तो कहते हैं मोहनजोदड़ो से, भाई मोहनजोदड़ो से दक्षिण दिशा में स्थित है। ये पहली चीज, दक्षिण दिशा में अवस्थित है और 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो से दक्षिण दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी पर है क्या बच्चों? चनहुदड़ो। तो आपसे पूछा जाएगा कि चनहुदड़ो कहां पर है? तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुल्ला सिंध नामक स्थान पर मोहनजोदड़ो से दक्षिण दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और बेहद सिंपल बात है कि चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो आप सब जानते हो कि ये सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे पर है। इतनी बातें क्लियर है। देखिए बच्चों, जैसे हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई सिंधु नदी के दक्षिण में कैसे है साहब, तो हमारा ये भारतीय मानचित्र, भारतीय मानचित्र, इधर पाकिस्तान, ठीक है। और बच्चों ये सिंधु नदी इस क्षेत्र में होकर के जो बहती है, ये सिंधु नदी। ध्यान देना, मैंने कहा कि चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझना बच्चों कि मैंने यहां पर लिखा मोहनजोदड़ो, इस सिंधु नदी के किनारे पर ये है मोहनजोदड़ो, एम लिख दिया मैंने। अब इसके दक्षिण में ही, दक्षिण में यहां पर क्या है, चय लिख देता हूं, अर्थात चनहुदड़ो। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये? तो 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी चनहुदड़ो एंड मोहनजोदड़ो, बोथ टू सिटीज आर लोकेटेड एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर एंड देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर इन बिटवीन दीज टू साइड्स। तो 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ये कहां पर है बच्चों? सिंधु नदी के तट पर है, मुल्ला सिंध नामक स्थान पर। तो इतनी बात है क्लियर। अभी तक की क्लास में मैंने आपको क्या बताया बच्चों? मैंने कहा कि चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का अदुर्गीकृत स्थल है, दो भागों में बटा है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। किसी भी टीले की दुर्गबंदी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुल्ला सिंध नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण दिशा में करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, आगे चला जाए बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, अब पूछा जाए आपसे कि साहब चनहुदड़ो की जानकारी या खोज किसने दी? तो ध्यान रखिएगा, चनहुदड़ो का जो खोज करता है और दूसरा चनहुदड़ो का उत्खनन करता है, भाई दो शब्द हैं, उत्खनन और खोज। भाई उत्खनन और खोज, ध्यान दीजिएगा कि चनहुदड़ो की जो खोज हुई वो सन 1930-31 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1930 या 31 में इसकी खोज हुई थी। दूसरा, इसका खोजकर्ता कौन है? तो कहते हैं कि इसका खोजकर्ता है नानी गोपाल मजूमदार। ध्यान रखना, एक एक शब्द को मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आप एक एक शब्द को नोट करते चलिए। चनहुदड़ो का खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो नानी गोपाल मजूमदार, NG मजूमदार जिसको अपन कहते हैं। यहां पर N का मतलब नानी है,
समझा ना मेरी बात को। तो नानी गोपाल मजूमदार ने 1930-31 में इसकी खोज की, दुनिया के सामने इसको लेकर के आया। अब उत्खनन अर्थात खुदाई, तो कुछ ही वर्षों के बाद अर्थात सन 1935 में इसका उत्खनन किया गया। और चनहुदड़ों के उत्खनन का मतलब जो है कार्य 1935 में हुआ। और इसके उत्खनन का काम किसने किया था बच्चों? तो याद रखना, अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन किया। तो उत्खननकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके। क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके। तो ये एक एक शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा कि चनहुदड़ों का खोजकर्ता नानी गोपाल मजूमदार कब? 1930-31। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके कब? 1935। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, यानी कि किसी स्थल को जाकर के उसकी खुदाई करना। और वैसे भी चनहुदड़ों का जो उत्खनन हुआ है, हमने पिछली ही क्लास में ये ध्यान दिया था कि ये लंबवत उत्खनन है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इस चनहुदड़ों की एक खास बात और है। चनहुदड़ों नामक स्थान पर एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है बच्चों। जैसे मान लीजिए जयपुर में एक जगह है गोपालपुरा, ऐसे चनहुदड़ों नामक स्थान पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है बच्चों? झूकर झांगर। क्या नाम है? झूकर झांगर। ये जगह का नाम है एक्चुअली झूकर झांगर। तो चनहुदड़ों में एक स्थल है, नाम क्या बताया मैंने? झूकर झांगर। ध्यान दोगे इस बात पर। कहते हैं कि जब झूकर झांगर नामक क्षेत्र का चनहुदड़ों में उत्खनन हुआ, जब चनहुदड़ों में झूकर झांगर नामक क्षेत्र का जब उत्खनन हुआ, तो यहां पता चलता है कि इस क्षेत्र की खुदाई से अपने को हड़प्पा पूर्व की संस्कृतियों की जानकारी भी मिलती है। हड़प्पा से पहले की संस्कृति या सभ्यता, अब उससे पहले की सभ्यता का मतलब हो गया प्राक हड़प्पाई सभ्यता, तो वहां की जानकारी भी अपने को मिलती है। इसलिए जो झूकर झांगर क्षेत्र है ये प्राक हड़प्पाई संस्कृति या प्राक हड़प्पाई संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राक हड़प्पाई संस्कृति का स्थल कौन सा है? तो झूकर झांगर है। या मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चनहुदड़ों के झूकर झांगर क्षेत्र से प्राप्त उत्खनन में निम्न में से किस संस्कृति का आभास होता है? परिपक्व हड़प्पाई, प्राक हड़प्पाई, उत्तरवर्ती हड़प्पा या फिर प्राग ऐतिहासिक। अब क्या लगाएंगे बच्चों? प्राक हड़प्पाई संस्कृति। प्राक हड़प्पाई संस्कृति क्या होती है? हड़प्पा से ठीक पहले का समय। मैं मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व टाइमिंग मान लीजिए कि हम 2500 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं। अब इससे पहले का अगर टाइमिंग होगा, अवशेष मिलेंगे, तो प्राक हड़प्पाई संस्कृति में दैट विल बी कैलकुलेट। इसीलिए कहते हैं कि चनहुदड़ों से आपको प्राक हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से सिर्फ प्राक हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य मिला है। अरे यहां से परिपक्व हड़प्पाई स्थल भी मिले हैं। तो प्राक हड़प्पाई तो है ही, लेकिन चनहुदड़ों से आपको परिपक्व हड़प्पाई स्थल भी मिले हैं। परिपक्व हड़प्पाई क्षेत्र भी है ये। ऐसा नहीं कि चनहुदड़ों हड़प्पा से पहले का है। परिपक्व हड़प्पाई स्थल तो है ही, लेकिन यहां से आपको प्राक हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि चनहुदड़ों से हमें खुदाई में क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो चनहुदड़ों के उत्खनन में प्राप्त सामग्रियां। क्या क्या सामग्रियां हमें चनहुदड़ों के उत्खनन में मिली हैं? तो चलिए इनके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल ली जाए। तो कहते हैं कि चनहुदड़ों के उत्खनन में हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या मिला। जैसे भाई देखो क्या है कि बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, खुदाई में अगर चीजें मिली हैं तो उनकी सूची बनाकर उनको याद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अर्थात चनहुदड़ों से हमें ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, तो मतलब हमें उनकी सूची बनानी है और उनको याद करना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा से आपको गेहूं जौ के अवशेष मिले, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला, हड़प्पा से हड़प्पाई मोहर मिली है जिसके ऊपर आपको जो है सांप को पंजे में दबाए एक
चील यानी बाज का चित्र मिला। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि जो मिला है उसको एक लिस्ट बनाओ और उसको प्रिपेयर करो। इज दैट क्लियर? तो चनहुदुड़ से देखो क्या क्या मिला। चनहुदुड़ से हमें कहते हैं कि चूहेदानी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है बच्चों? चूहेदानी का साक्ष्य। अब बताइए, अगर किसी स्थान से चूहेदानी के साक्ष्य मिलेंगे तो इसका मतलब वहां पर किन की प्रचुरता है? अरे चूहों की। तो चूहेदानी में तो चूहे ही आएंगे ना, मतलब यहाँ के लोग अत्यधिक चूहों से हो सकता है परेशान हो, तो चूहेदानी के साक्ष्य आपको यहां से मिलते हैं। इसी प्रकार चनहुदुड़ से हमें धूप में सुखाई गई ईंटें भी मिलती है। धूप में सुखाई गई ईंटों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईंटों के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कुछ ईंटें जिन्हें धूप में सुखाया गया उनके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कह सकते हो कि कच्ची ईंटें। भाई पक्की ईंटें वो होती है जिनको अग्नि की भट्टियों में तपा करके बनाया जाता है, और ये कच्ची ईंटों के साक्ष्य हो सकते हैं, अर्थात इनको सूखने के लिए धूप में ऐसे जमा दिया गया होगा। फिर देखो क्या मिलता है, इन ईंटों के ऊपर कुत्ते तथा बिल्ली के पदमार्क मिले हैं। देखो कुत्ते और बिल्ली के अलावा एक पक्षी के पद चिन्ह भी मिलते हैं। कुत्ते, बिल्ली व पक्षी के पंजों के निशान, यानी कुत्ते बिल्ली के पदमार्क तो हैं और पक्षी के पंजों के निशान। अब यहां पर आप बिल्ली और कुत्ते के जो पदमार्क हैं, आप ये मान लीजिए भाई इनके तो हो गए पदमार्क और पक्षी के हो गए पद चिन्ह। तो पक्षी के पंजे के निशान मिले हैं और कुत्ते और बिल्ली के पदमार्क मिले हैं। इज दैट क्लियर? चनहुदुड़ से अपने को बच्चों वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं, अर्थात अनशेप्ड कह सकते हो, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो वक्राकार ईंटों के जो है आपको यहां से साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने दावा किया है कि यहां से स्याही की दवात भी प्राप्त हुई है। स्याही की दवात, इंक पोट जिसको आप कहते हो। इंक पोट जानते हो ना? आजकल तो मेरे हिसाब से कोई इंक पोट से तुम में से लिखता ही नहीं होगा। अभी तुम लोग जो नोट्स बना रहे हो, कहां आप लोग जो है स्याही की दवात वाले पेन से लिख रहे होंगे, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी इंक पोट का इस्तेमाल किया है क्या? बताओ किसने किया है? बड़ा मजा आता है इंक पोट से लिखने पे। क्या होता है कि उसमें हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी बनती है। अगर किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग खराब है तो इंक पोट वाले पेन से लिखना शुरू करो, देखो कितनी लाजवाब हैंडराइटिंग बनेगी। तो स्याही की दवात के साक्ष्य में यहां से मिलते हैं। इनके अलावा देखो और क्या मिलता है। इनके अलावा हमें चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक, तो यहां से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिलते हैं बच्चों। पहली बार भारतीय इतिहास में अगर इस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन अर्थात लिपस्टिक की कहीं से जानकारी मिलती है तो वो कौन सा स्थल है? चनहुदड़ो है। इज इट क्लियर? दावा किया जाता है कि चनहुदड़ो में खुदाई में हमें जो है महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की पेटी भी मिली है। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की पेटी। भाई महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की क्या मिली है बच्चों? पेटी मिली है। और जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की पेटी है तो कहते हैं कि इसमें आपको सुरमा मिला है। सुरमा एक प्रकार का काजल। इसमें आपको कंघी मिली है। कंघी भी प्राप्त हुई है, सुरमा, कंघी। ठीक है, और लिपस्टिक तो है ही, मैंने लिखा ही है। इज इट क्लियर? इसके अलावा हमें यहां से मनके बनाने के कारखानों की भी चर्चा मिलती है। मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मनके क्या होते हैं बच्चों? मिट्टी के एक प्रकार से आभूषण, उनको अपन मनका कहते हैं। तो चनहुदड़ों से बच्चों हमें इतनी सारी चीजें जो हैं प्राप्त हुई है। अब बताएं चनहुदड़ों को ओवरऑल अगर हम नाम दें तो क्या दें? इसको मनके बनाने के साक्ष्य के आधार पर हम औद्योगिक केंद्र भी कह सकते हैं। भाई औद्योगिक केंद्र भी कह सकते हैं। तो दूसरी ओर इसको
सौंदर्य प्रसाधन पेटी और लिपस्टिक जैसी चीजों के मिलने के कारण इसको फैशन राजधानी, फैशन कैपिटल का दर्जा भी दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की फैशन राजधानी, फैशन कैपिटल का इसको जो है लेवल दिया जाता है। समझ गए क्या बच्चों आप लोग? तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इसको चंहुदड़ों के यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट किया। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ से इतनी चीजें प्राप्त हुई है। यहाँ पर वैसे अपने को एक हाथी की खिलौने नुमा आकृति भी मिली है, खिलौने नुमा आकृति, इसको भी नोट कीजिएगा, खिलौने नुमा आकृति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर अपन अगले साइट पर आते हैं। चलिए चलिए अब नेक्स्ट साइट पर आते हैं और अब अपन पढ़ेंगे लोथल। जैसा कि थंबनेल में मैंने पहले से आपको बता रखा है कि आज की क्लास में हम चन्हुदड़ों, लोथल, सुतका गेंडोर जैसे स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चन्हुदड़ों मैंने पढ़ा दिया है। आप सभी को अगर चन्हुदड़ों के संदर्भ में इन बातों को समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे फटाफट से यस लिख करके कमेंट कर दो जल्दी से, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जो मैंने आपको बताया है वो आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया, जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों लोथल। लोथल, चलिए शुरुआत की जाए। लोथल का नगरी स्वरूप देखो बच्चों कैसा है। भाई लोथल का नगरी स्वरूप कैसा है? भाई जैसे हमने हड़प्पा का देखा, हमने मोहनजोदड़ो का देखा, चन्हुदड़ो का नगरी स्वरूप देखा, अब लोथल का भी देख लीजिए। ये लोथल नाम का नगर, ठीक है, ये लोथल हो गया बच्चों। और मान लीजिए ये जो है नदी है जिसके किनारे से होकर के बह रही है, और आपको मैंने बता रखा है कि इस नदी का नाम है भोगवा नदी। क्या नाम है बच्चों? भोगवा नदी। भाई इसका नाम है भोगवा नदी। भाई भोगवा नदी हो गई। ये भोगवा नदी, ठीक है। देखिए बच्चों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो के समान लोथल भी दो भागों में बटा हुआ था। लोथल नगर भी दो भागों में बटा हुआ था। यानी ये भाग भी क्या कहलाएगा? पश्चिमी टीला। इधर वाला भाग पश्चिमी टीला, और बच्चों इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? पूर्वी टीला। यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। दूसरा, जो पश्चिमी टीला है ना साहब, पश्चिमी टीला ऊंचाई पर था और इसीलिए इसको अपने क्या नाम दिया? ऊपरी टीला। भाई ऊपरी टीला का यही चीज चन्हुदड़ो में भी थी, ये चीज हड़प्पा में भी थी, और यही चीज कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में भी थी। और पूर्वी टीला अपेक्षाकृत ढलान में था और इसलिए इसको निचला टीले की संज्ञा भी दी जाती है। क्या दी जाती है? निचला टीला की संज्ञा भी जो है इसको दी जाती है। अब बात करते हैं इसके दुर्गीकरण की। तो क्या ये क्षेत्र दुर्गीकृत था? तो निश्चित तौर पर ये दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत स्थल है ये। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमने अभी अभी पढ़ा था चन्हुदड़ो अदुर्गीकृत है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन लोथल दुर्गीकृत है, अर्थात इसमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके भी पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण किया गया होगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। इसके पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण नहीं मिलता, बल्कि इसके दोनों टीलों का दुर्गीकरण मिलता है। अर्थात एक ही प्राचीर से, एक ही दीवार से, एक ही दुर्गबंदी से दोनों टीलों को घेरा गया था, दोनों टीलों को। अर्थात एक ही दीवार से दोनों टीलों की दुर्गबंदी का साक्ष्य हमें मिलता है, दोनों टीलों की दुर्गबंदी का साक्ष्य। यह विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसके दुर्गीकरण में अपने को यहां लिखना है, एक ही दीवार से
दोनों टीलों की दुर्गबंदी की गई थी। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप पढ़ रहे थे कि साहब जो है केवल पश्चिमी टीले की दुर्गबंदी थी, लेकिन यहां पर एक ही दीवार से दोनों टीलों की क्या की गई है? दुर्गबंदी। अलग अलग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, एक बात आपको लोथल के संदर्भ में और समझनी पड़ेगी, और वो ये है बच्चों, ये बहुत विशेष बात है, ये बहुत विशेष बात नहीं है सारी की सारी। लोथल के संदर्भ में एक बात और समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नगर था, सड़कों का जाल था, सड़कों के किनारे मकान थे, भवन थे, लोग रहते थे। और हमने पढ़ा था कि चाहे हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल हो, प्रत्येक स्थल की खासियत यह थी कि सड़कों के किनारे मकान होते थे, लेकिन सड़कों के किनारे जो मकान थे उनके प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे, बल्कि मकान के पीछे गली होती थी पैरेलल, और सबके प्रवेश द्वार गली में खुलते थे। मुख्य सड़क पर सिर्फ खिड़कियां खुलती थी, जो इनकी शांति प्रियता जीवन को दर्शाती है। तो गलियों से प्रवेश करते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद है, दिस इज ओनली द एक्सेप्शन, जहां पर मुख्य प्रवेश द्वार गली में नहीं खुलता बल्कि सड़क पर खुलता था। तो यह बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, एकमात्र पूरा स्थल जहां भवनों के प्रवेश द्वार, भवनों के प्रवेश द्वार सड़क पर खुलते थे, सड़क पर खुलते थे। अच्छा, तो इसमें नई बात क्या है भाई? सबकी सड़क पर? अरे नहीं भाई, लोथल के ही है जहां पर सड़कों पे खुलते थे, बाकी सब जगह गली पर। शेष अन्य स्थलों के प्रवेश द्वार गली में खुलते थे, गली में खुलते थे। तो ये विशेष बात है लोथल की, ठीक है ना? इन बातों को याद रखोगे। दो बातें विशेष है, एक ही दीवार से दुर्गबंदी, दूसरा सड़कों पर प्रवेश द्वारों का खुलना। तो ये लोथल की विशेष बात। चलिए आगे चलते हैं, सामान्य बातें करते हैं लोथल की। तो लोथल की सामान्य बात करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा लोथल का, वो जो मैंने दुर्गबंदी वगैरह बताई आपको। देखिए बच्चों, लोथल कहां है? गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। कौन से जिले में बच्चों? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और कहा जाता है कि यहां पर भोगवा नदी बहती थी। कौन सी नदी? भोगवा नदी, जो अरब सागर में प्रवाहित होती है। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। आगे देखिए बच्चों, कहते हैं कि लोथल की खोज और उत्खनन, खोज और उत्खनन का श्रेय हम किसको देते हैं? एक ही व्यक्ति को, जिसका पूरा नाम है बच्चों शिकारीपुर रंगनाथ राव। शिकारीपुरा रंगनाथ राव, यानी अंग्रेजी में तुमने इसका नाम आज तक सुना है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तुमने इसका नाम आज तक अंग्रेजी में सुना है SR राव, तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे आपने शिकारीपुरा सुना तो आपको लग रहा है कोई गांव है, कोई शहर है। तो इस भाई का पूरा नाम क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। और इसी के नेतृत्व में जो है हड़प्पा सभ्यता में इस लोथल का उत्खनन और खोज हुई थी। सन 1954-55 में कहा जाता है कि इसकी खोज हुई, और इसके 2 वर्ष बाद 1957 में इसकी खुदाई अर्थात उत्खनन की गई। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब जनों को समझ में आ रहा है? थंब इंप्रेशन करते रहो फटाफट फटाफट, ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। तो ये बेसिक बातें हुई लोथल की। अब चलिए देखते हैं लोथल समय क्या क्या चीजें जो है खुदाई में प्राप्त हुई हैं।
तो लोथल से प्राप्त उत्खनित सामग्रियां। भाई लोथल से हमें क्या क्या चीजें जो हैं मिली हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए भाई लोथल से हमें क्या क्या चीजें खुदाई में प्राप्त हुई हैं, तो इनको बहुत शानदार तरीके से सजाते हुए पढ़ो। जितने वेल डेकोरेट आपके नोट्स होंगे आपको उतना मजा आएगा, और जितने रफ नोट्स बनाओगे ना उतना समझने में जोर आएगा। मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कई ऐसे देखा है कि बड़े रफ राइटिंग में लिखते हैं और बाद में मुझसे पूछते सर ये क्या था, सर ये क्या लिखा था आपने। मैंने कहा भाई आपने तो लिखा है। सर सॉरी सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए आपके नोट्स वेल डेकोरेट होने चाहिए ताकि पढ़ने में मजा आए। जितने साफ सुथरे जगह पर रहोगे रहने का मजा आता है, जितने साफ सुथरे नोट्स बनाओगे उनको पढ़ने में मजा आता है। चलिए तो लोथल से क्या क्या मिला बताओ, मेरी बात सही है कि नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं लोथल से हमें क्या क्या मिला। तो देखिए लोथल से हमें एक विशाल बंदरगाह मिला है, विशाल बंदरगाह, विशाल बंदरगाह। और इस बंदरगाह को पोताश्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोताश्रय, पोताश्रय भी कहते हैं। यहां से हमें जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत, अर्थात सिंगल कल्टीवेटेड, यानी एक ही बार जिसकी जुताई की गई हो। यहां से हमें बच्चों कहते हैं तराजू का पलड़ा मिला है। तराजू होता है ना, तराजू का एक पलड़ा मिला है अपने को यहां से। यानी तराजू होता है ना, जैसे ये पुराने जमाने में ऐसे तराजू चलते थे, पता नहीं आप लोगों ने तो देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। इस प्रकार का तराजू होता था बच्चों। आजकल तो सब डिजिटल तराजू होते हैं। ये तराजू होता है जिसको पकड़ करके बैठते थे, है ना, यहां पर बाट रखते थे। तो एक पलड़ा मिला है अपने को, एक, तो तराजू का पलड़ा। और क्या मिला है यहां से? दूरी सूचक यंत्र, यानी दिशा सूचक, दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, जिसमें कांटा होता है जो एक ही दिशा में आपको लगा रहेगा, एक ही दिशा की जानकारी देगा। यहां से अपने को मतलब अन्न पीसने की जो चाकी होती है ना, जिसको ऐसे चलाते थे गांव में यूं पत्थर की, देखिए कि नहीं देखिए आप लोगों ने, हैं? चलाते हो क्या इन दिनों में? हम कहां चलाते हैं, तो सब इलेक्ट्रिकल हो गया है। तो अन्न पीसने की चाकी, लेकिन पूरी चाकी नहीं मिली, चाकी का केवल ऊपरी पार्ट मिला है, ऊपरी पार्ट, पूरी थोड़ी ना मिली है कोई, ऊपरी पार्ट ही हमें मिला है, ठीक है। माप तोल के बाट मिले, माप तोल के बाट, इससे पता पड़ता है कि व्यापारिक नगरी थी, है व्यापार होता था यहां। माप तोल के बाट मिले भैया यहां से। और क्या मिला हमें लोथल से? हमें मोहरें मिली है साहब, मोहरें। कौन सी मोहर? फारस की मोहर। तो इसको अपन सही तरीके से लिखते हैं, फारस की बेलनाकार मोहर, फारस की बेलनाकार मोहर। ध्यान रखना, फारस में बेलनाकार मोहरों का प्रचलन था मेसोपोटामिया में, वो आपको यहां से मिली है, फारस की बेलनाकार मोहर। यहां से अपने को चावल मिला, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले यहां से, ठीक है बच्चों। यहां से अपने को एक मृण मूर्ति मिलती है जिसमें एक मनुष्य की मूर्ति, एक इंसान की मूर्ति जिसके फ्रेंच कट दाढ़ी बनी हुई है, फ्रेंच कट। तो फ्रेंच कट दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी वाले एक मनुष्य की, एक मानव की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। फ्रेंच कट दाढ़ी युक्त मानव की मूर्ति, ठीक है ना। तो फ्रेंच कट दाढ़ी वाले एक मानव की यहां से क्या मिली है? प्रतिमा मिली है, मृण मूर्ति मिली है, जिसको आप कह सकते हो ये मिला है अपने को यहां से, फ्रेंच कट दाढ़ी वाले एक बाबा की मूर्ति। यहां से अपने को एक ऐसी मृण मूर्ति मिली है किसी पशु की, जिसको कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ये वृषभ की प्रतिमा है, कुछ कहते हैं गाय की है। तो इसलिए इसको विवादित श्रेणी में रख दिया गया है
अर्थात विवादित गाय अथवा बैल की प्रतिमा, मतलब पहचान ही नहीं सकते उसको उसके स्ट्रक्चर को देख करके। विवादित गाय या बैल की प्रतिमा मृण मूर्ति है जी। एक्चुअली मृण मूर्ति जो है अपने को यहां से प्राप्त हुई है। यहां से अपने को एक अग्नि वेदिका भी मिली है। अग्नि वेदिका, भाई हवन वेदी होती ना, हवन वेदी, वो यहां से आपको जो है प्राप्त हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यहां से हमें युगल शवाधान मिले हैं। युगल शवाधान, और बच्चों इसका अर्थ होता है कि जैसे एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाने की प्रथा। एक ही कब्र में, मतलब एक कब्र है, ऐसे एक कब्र है एक, और इसमें दो लोगों को दफना दिया गया। ऐसे दो लोगों को इसमें दफना दिया गया। एक ही कब्र में दोनों को दफना दिया गया। ये होता है युगल। युगल मतलब दो, कपल कह सकते हो इंग्लिश में, जैसे इसको कपल कहा जाए। तो युगल शवाधान जो है आपको यहां से प्राप्त हुआ है। इनके अलावा यहां से हमें, अब देखो उधर तो जगह रही नहीं बच्चों, तो अब मैं यही लिखूंगा, तो तुम तुम्हारे हिसाब से लिख लो। भाई मेरे पास तो जगह होगी, मैं जहां लिखूंगा। यहां से हमें बहुत सारे चित्र मिले, बहुत सारे चित्र मिले। अब चित्र कहां पर मिले भैया? मोहरों पर। मोहरों पर बहुत सारे चित्र मिले अपने को। देखो किस किस का चित्र मिला है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि ये चित्र किस किस के चित्र मिले अपने को लोथल से। तो जैसे प्यासे कौवे का चित्र मिला है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना प्यासे कौवे की, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, है ना, एंड इट वाज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। तो वो प्यासे कौवे का चित्र यहां से मिला है। यहां से हमें सारस का एक चित्र मिला है। सारस, सारस का चित्र मिला है। यहां से अपने को समुद्र से निकलती हुई एक देवी का चित्र मिला है, जिसको आप समुद्र की देवी कह सकते हो। समुद्री देवी, समुद्री देवी का चित्र। यहां से हमें बच्चों जो है, यहां से हमको चालाक लोमड़ी की कहानी की याद दिलाने वाला एक चित्र भी मिला है। चालाक लोमड़ी की कहानी को याद दिलाने वाला एक चित्र भी हमें जो है यहां से मिला है। तो लोथल से इतनी सारी चीजें जो हैं प्राप्त हुई हैं। बताइए फटाफट से आप लोगों ने लिख लिया हो तो फिर मैं आगे चलूं, और समझ में आ गया हो तो थंब इम्प्रेशन जरूर बनता है। फटाफट कर दो। मेरी आदत है आप लोगों से कम्युनिकेट करते हुए पढ़ाने की। एक पक्षी पढ़ाने में मजा नहीं आता है। फटाफट से थंब इम्प्रेशन करके यस लिख करके बताइए कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। अब मैं आगे चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सुत्क गेंडोर के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले चुके होंगे। देखिए बच्चों, सुत्क गेंडोर की बात करते हैं। यहां से बहुत अधिक कुछ ऐसी खास चीज मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह अवस्थित है। यहां से बच्चों आपको एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह, ध्यान रखना, लोथल के बाद ये दूसरा ऐसा स्थान है जहां से आपको बंदरगाह प्राप्त हुआ है। लोथल के बाद ये दूसरा स्थल है ये, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। लोथल के बाद ये दूसरा ऐसा स्थान है जहां से आपको बंदरगाह प्राप्त हुआ है। और कहा जाता है कि सुत्क गेंडोर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये दाश्क नदी के क्या है? किनारे पर है। दाश्क नदी के किनारे पर है। अक्सर जब कभी भी प्रश्न सुत्क गेंडोर का आता है तो वो यही आता है कि सुत्क गेंडोर कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे पर है, और लोथल के अलावा बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो यहीं से प्राप्त हुआ है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट हड़प्पा स्थलों को पढ़ा, जिनमें हमारा विशेष फोकस चनहुदड़ों पर और लोथल पर था। अब आप लोगों के लिए विशेष सूचना, और हमारी विशेष सूचना यह है कि इसको आप देख सकते हो और इसको पढ़ करके और दीपावली से पहले दीपावली मनाने का आप आनंद ले सकते हो।
क्योंकि ये दिवाली खुशियों वाली है। क्यों है? क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। असली दिवाली तो वही है जिसमें तैयारी हो सिलेक्शन वाली। खूब पढ़ो, सिलेक्शन लो। उत्कर्ष लेकर के आया है दीपावली महाधमाका। दीपावली का महाधमाका जो कि 10 से 15 नवंबर 2023 तक, यानी 5 दिनों का विशेष महाधमाका ये। 10 से 15 नवंबर तक ये विशेष दिवाली ऑफर चल रहा है और विद्यार्थी लोग बहुत दिनों से इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ लेकर के आइए दीपावली पर, हम विद्यार्थियों के लिए कुछ ऑफर वगैरह लेकर आइए। तो हम लेकर के आए हैं दिवाली महाधमाका जो आने वाले 15 तारीख तक चलता रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि चूक मत जाना भैया, ये मत कहना कि हम चूक गए। सबसे गुणवत्ता मूलक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज उत्कर्ष पर आपको मिलेंगे। शानदार गुणवत्ता। उत्कर्ष जाना ही अपने नवाचारों और गुणवत्ताओं के लिए है और किफायती ऑनलाइन कोर्सेज यहां मिलेंगे। ध्यान दीजिए, विशेष बात यह कि जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको 90% का ऑफ मिलेगा, 90% की छूट मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी इन एप्स में और 6 महीनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको दी जाएगी बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ उत्कर्ष के साथ और मनाइए इस बार की दिवाली सिलेक्शन वाली। तब तक के लिए नमस्कार।